वेलकम बैक नाजरीन। शर्मा जी, दो क्विक सवाल। पहला ये कि इनकी जसवंत सिंह साहब की जो थीसिस है उससे आप इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जिन्ना बाय इंस्टिंक्ट सेकुलर पर्सन। नंबर वन। नंबर टू, कि क्या नेहरू हैड अ रोल टू प्ले इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया? I do not agree with that because Nehru was too much of a visionary. Nehru was a very inclusive politician. और नेहरू ने जिस तरह से कांग्रेस चलाई वो एक फेडरल सेटअप के तहत चलाई कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से वो इज्जत अपने प्रांत के, अपने जो प्रोविंशियल जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको जो डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी थी, उनके अपने ताल्लुकात बड़े लीडर्स से डिस्पाइट डिफरेंसेस जो अच्छे ताल्लुकात थे, और उनमें जो एबिलिटी थी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को जगह देने की, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, मैं समझता हूँ उसको कुछ हद तक इंदिरा गांधी ने ख़राब किया। उसने सेंट्रलाइज किया कांग्रेस की रनिंग को। लेकिन ये बात भी सच है कि उस टाइम पर सरदार पटेल और पंडित नेहरू एक स्ट्रॉन्ग सेंटर इसलिए चाहते थे क्योंकि आपने बहुत सी प्रिंसिपैलिटीज़ को इकट्ठा किया था, और उनको एक साथ रखने के लिए मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रॉन्ग मरकज़ की उनके लिहाज से ज़रूरत थी, जो उन्होंने उस स्ट्रेटजी को अपनाया। मगर आप क्या ये नहीं समझते? लेकिन एक बात और कि जिन्ना साहब शायद मेरी नज़र में उन्होंने मुल्क तो हासिल किया, पाकिस्तान बनाया, लेकिन उनका विजन ये था, अगर स्टैनली वॉलफर्ड का जो एनालिसिस है 11 अगस्त की स्पीच का, कि वो इस बात को बताती है कि शायद वो इस बात का एहसास रखते थे कि एक सेक्टेरियन एजेंडा पर अगर एक मुल्क हासिल कर लिया है तो सेक्टेरियन एजेंडा से उसको चला नहीं वो तो जाहिर है जी। अगर वो ये समझते थे कि कांग्रेस एक सेक्टेरियन एजेंडा लेके चल रही है, मुसलमानों को अकोमोडेट नहीं कर रही है, और अगर फिर मुसलमानों को अलग एक मुल्क बनाना पड़ा तो जाहिर है वो कायदे आजम यहाँ तो सेक्टेरियन एजेंडा नहीं चलाएंगे ना, जहाँ जो छोड़ के आ रहे थे। अब मेरा तीसरा सवाल ये है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर जसवंत सिंह साहब ने ये बात कही क्यों? देखिए, जसवंत सिंह साहब जो है, क्या आप समझते हैं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी कोई नीयत ठीक नहीं है? नहीं, कोई सियासी वजह से ये किया? नहीं, दयानतदारी से नहीं? देखिए, जसवंत सिंह साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के भीतर आज के दिन बहुत आइसोलेटेड है। ये बात सच है कि वो किताब लिख रहे थे, उन्होंने पहले से सबको बताया था, और शायद वो अपने मुल्क के भीतर एक डिबेट चलाना चाहते थे, एक डिबेट शुरू करना चाहते थे, और ये ऑब्जेक्टिव अगर उनका था तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वी हैव टू रीविजिट अवर नेशनल हीरोज। हमको दोबारा से एनालाइज करना है जिन्ना साहब को, और शायद पाकिस्तान में स्कॉलर जो है, आवाम है, उस तक ये बात, नेहरू को रिवैल्यूएट करना है, सरदार पटेल को करना है, महात्मा गांधी को करना है, अब्दुल कलाम आज़ाद को करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसने उनको इसलिए एक्सपेल किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मुझे भी मौलाना आज़ाद की तरह ट्रीट करती है। अगर मैं उनके खिलाफ हूं तो मुझे वैसे ही वो ट्रीट करेंगे जैसे कि मुस्लिम लीग मौलाना आज़ाद को ट्रीट करती थी। ठीक। आयशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इन्होंने भी ये कहा कि हमें अब रिविजिट करना पड़ेगा। जसवंत सिंह भी ये कहते हैं कि हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, हमने क्या अपने बच्चों को सिखाया, और हमें ये सारी डिबेट जो है इसको खोलना पड़ेगा, और वो कहते हैं हमें करेक्ट करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। जहर दोनों मुल्कों में दोनों रूलिंग क्लासेस ने जहर डाली हुई है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, प्रोपेगेंडा डाला हुआ है, दोनों एक दूसरे को इसलिए हेट करते हैं। तो ये कहते हैं कि उनसे ये पूछा गया कि ये कोई वेकअप कॉल है कि उठिए उठिए, कहने लगे नहीं, ये शेकअप कॉल है। क्या आप इत्तेफाक करती हैं इससे? नहीं, आई थिंक कि ये तो बहुत, अगेन मैं कहूँगी कि बहुत पुरानी बात है। हमें बहुत देर से पता है कि जो शख्सियात जो पार्टीशन के वक्त बहुत उभरी हुई थी और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, उनको मतलब दोनों मुल्क उनके अपने अपने हीरोज़ हैं और विलन्स हैं। मगर आई थिंक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम शख्सियात से आगे जाएं, ये समझने की कोशिश करें कि तारीख़ क्या थी और इन शख्सियात ने किस तरह तारीख़ बनाने की कोशिश की। तारीख़ भी तो शख्सियात को मोल्ड करती है, उनको इन्फ्लुएंस करती है, मगर हमने वो नहीं देखा। हम समझते हैं कि जिन्ना साहब ने बना दिया पार्टीशन। अगर जिन्ना साहब ना होते, मुझसे बार बार पूछा जाता है कि अगर अंग्रेज़ों को पता होता कि वो बीमार थे तो क्या पाकिस्तान बनता। मगर मैं समझती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि जिन्ना साहब ने जो काम किया, बहुत बड़ा काम किया, मगर एक डायनामिक थी, हिस्टोरिकल डायनामिक थी, और वो मुसलमानों के डिमांड्स थे जो जिन्ना साहब ने पेश किए कांग्रेस को। कांग्रेस ना मानी और फिर पाकिस्तान बन गया। शर्मा मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल। शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अब आगे क्या होगा?
दो सवाल मेरे जहन में खड़े होते हैं। पहला ये कि ये बीजेपी के अंदर कोई डिबेट चलेगी या इस चीज़ को फारग करके इनकी छुट्टी करा के और ऐसे ही चलेंगे। दूसरा ये कि क्या कोई बीजेपी के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रही है, नए लोग आना चाह रहे हैं, वो हिंदू आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स करना चाह रहे हैं, और ये जो पुराना गार्ड है जिसमें अडवाणी साहब थे, वाजपेयी साहब थे और जसवंत, जो आप चाह रहे थे कि इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और वो हिंदू आइडियोलॉजी जो एक्सट्रीमिज्म थी उसको हटा के सेंटर में लाया जाए, क्या इस किस्म की कोई पावर स्ट्रगल चल रही है वहाँ? सदमा लगेगा इसको। भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे देश में सक्सेसफुल होना चाहती है तो उसको एक अपना इंक्लूसिव कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव नहीं आइडियोलॉजी, हिंदू आइडियोलॉजी लेके नहीं चलना पड़ेगा। नहीं चल सकते, क्योंकि देखिए सेक्टेरियन अपील का एक लिमिट है इंडियन पॉलिटिक्स में। जैसा मैंने आपको बताया, 150 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुस्लिम को नाराज कर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो वो जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मुसलमानों में वहां पर है कि हम सरकार बदल सकते हैं, उसके चलते हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर उसको अपने दम पर हमारे देश पे राज करना है अब तो उसको पॉलिटिक्स अपना इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। तो लास्ट सवाल आपसे, फिर मैं आयशा से एक सवाल पूछूंगा। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कंट्रोवर्सी में, इस डिबेट में अब इंडिया पाकिस्तान के जो तल्लकात हैं वो रुके हुए हैं, पीस नहीं आगे बढ़ रही, ये जो प्रोसेस था अमन का ये रुका हुआ है। ये डिबेट जो इंडिया में अब शुरू हुई है इसका क्या असर होगा? ये पीस प्रोसेस को आगे लेके जाएगी या रोक देगी? ये बदकिस्मती है कि जो पुराने प्रेजुडिसेस हैं उसको रीइंफोर्स करेगी डिबेट, और हम चाह रहे थे कि उन प्रेजुडिसेस से निजात पाए, उनको अलग करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाली नस्लों को हमने सही हिस्ट्री पढ़ानी है। हमने, और आपका ख्याल है वो प्रोसेस रुक जाएगा? देखिए हमारी हॉस्टिलिटी की इंतहा ये हो चुकी है कि हम जो बड़े लोग हैं हमारी हिस्ट्री के, उनको भी छोटा करके बताते हैं अपने आवाम को। पंडित नेहरू ने हो सकता है गलतियां की हों, लेकिन होलिस्टिकली अगर आप उसको देखेंगे तो मैं समझता हूं वो बहुत लोगों के लिए मिसाल बन सकता है। जिन्ना साहब, बहुत लोग, राजमोहन गांधी ने जिन्ना साहब पे बेस्ट ऐसे लिखा है, नोइंग द मुस्लिम माइंड। और जो मेरा इंप्रेशन जिन्ना साहब के बारे में है वो ज्यादातर उस ऐसे पे बेस्ड है, और मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ के लोगों को कि उस ऐसे को पढ़ें। आयशा, इंडिया पाक रिलेशंस, इनका ख्याल है कि ये कंट्रोवर्सी के साथ तल्लकात अच्छे नहीं होंगे, वो जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था वो रुक जाएगा, क्या आप इत्तेफाक करती हैं? मैं समझती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये तो हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत और ख़ास तौर पे बीजेपी की सियासत के बारे में है। ये कोई तारीख के बारे में नहीं है, ना ही जिन्ना साहब की शख्सियत के बारे में है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये सच है कि जसवंत सिंह साहब ने किताब लिखी और बहुत मेहनत की अपनी किताब पर, मगर कोई नई बात नहीं की। मैं समझती हूँ कि जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का सवाल है वो वैसे ही रहेगी जो रही है। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। विनोद शर्मा साहब थोड़े से मायूस हैं कि ये बहस छिड़ गई है। इनका ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे इसका असर होगा, शायद कांग्रेस भी थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाएगी। आयशा जलाल कहती हैं कि नहीं, ये सियासी, ये इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है, इसमें इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशंस है उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। वो उसके लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात हैं कि उसको पीस की तरफ बढ़ना है। मैं इत्तफाक करता हूँ, मेरा ख्याल है कि हमें पुरुमीद होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि वहाँ ये डिबेट छिड़ी है, यहाँ भी इस किस्म की डिबेट्स होनी चाहिए कि असलियत क्या थी और हमें कहा क्या गया। अगर दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनके ब्लड स्ट्रीम से ये जो जहर हमारे एक दूसरे के खिलाफ फैलाई गई है, अगर ये निकाल दी जाए और सच को सामने लाया जाए तो मैं समझता हूँ कि अमन पॉसिबल हो सकेगा। खुदा हाफिज़।